काफ़ी दिन हुए थे, आप दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई थी। आपको पता है जो मुल्क की सूरत हाल है, और सूबा सिंध इस मुल्क की एक इकाई है, एक फेडरेटिंग यूनिट है। तो इस सिलसिले में मैंने कहा मुनासिब है कि सूबा सिंध के हवाले से भी इस पूरे जो मामला चल रहे हैं, जो हमारी थॉट्स है वो आपके साथ शेयर करें और आपसे कुछ गपशप भी हो जाए। ये बहुत वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने की खातिर जो बचने नहीं जा रही है, इस मुल्क के आईन, कौमी सलामती और पूरी सियासत को दांव पे लगा रहा है। हमारे लिए इस मुल्क का आईन, इस मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन जो लोग सियासत करके नहीं आए होते और जिनको हम हमेशा से सिलेक्टेड कहते थे, उनके लिए इन चीजों की कोई मायने नहीं है। इमरान खान और उसके वफाकी वुज़रा पिछले 3 हफ्ते से मुसलसल इस मुल्क में जिस आईन को उन्होंने दिफा करने का, उसको प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है, उसको दांव पे लगा रहे हैं। आपको पता है जब 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमातों ने पेश की थी, और उससे भी पहले जब 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अवामी मार्च शुरू किया था, तो उस मार्च में जब वो पंजाब एंटर हुए, उन्होंने लोगों का रिस्पांस देखा, तो 5 दिन पहले गालिबन 3 मार्च को उन्होंने ऐलान किया था, और मैं उनके साथ खड़ा था उस वक्त, कि इमरान खान 5 दिन है तुम्हारे पास, इज्जत से इस्तीफा दे दो, कि मैं लोगों की देख रहा हूं राय वो तुम्हारे खिलाफ है। और फिर रोजाना उसको कहते थे, और ये करके जब वो नहीं माना तो 8 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई। उस दिन से आईन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुसलसल। पहले इजलास वक्त पे ना बुलाना, आईन में लिखा है कि जी 14 दिन के अंदर सेशन बुलाना पड़ता है, ये थोड़ी लिखा है कि 14वें दिन बुलाना है। अगर आपको वो फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो ओआईसी की थी उससे क्लैश हो रहा था, तो आप जल्दी बुला लेते। आप कल उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो आज उन्होंने असेंबली बुला ली। वहां पे कोई 14 दिन कोई मसला, कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो तो रिक्वेजिशन भी नहीं हुई थी, इमीडिएटली बुला ली। इधर इन्होंने पहले उधर आईन के साथ खिलवाड़ किया, और अब तो इंतहा पे पहुंच गए। इस मुल्क की सलामती को दांव पे लगाना। मैं टेलीविजन देखता हूं, आजकल ज्यादा देखने का मौका मिल रहा है, और मैं नाम नहीं लूंगा, एक आपकी सहाफत के शख्स, और उनकी मैंने तबसरा सुना तो मुझे बड़ा पसंद आया, और मैं उस नाम लिए बगैर, आई होप वो माइंड ना करें, इसलिए नाम लेने से फिर बाकी दोस्त नाराज हो जाएंगे कि शायद हमारा तबसरा आपको पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सबसे अहम चीज इस वक्त क्या हो रही है, वो है तहरीक अदम एतमाद। और सारी की सारी मीडिया को इमरान खान ने एक पहले कहा कि जी फॉरेन मुल्क ने एक खत लिखा है, फिर वो खत से पता मुरासला हो गया कि नहीं उन्होंने नहीं लिखा, किसी एम्बेसडर ने लिखा है, मुल्क का नहीं बताया, फिर गलती से, गलतियां तो इनसे जब से पैदा हुए हो रही हैं, मुल्क का नाम भी ले लिया। कहा कि इतना बड़ा, उसको डिस्कस करने की बजाय सारी मीडिया इस तरफ चली गई, जो कि एक मेरे हिसाब से नॉन इशू है। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई, पहले उसका मुकाबला करें। और आज हद कर दी कल से, और आज एक वफाकी वजीर हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि आए जी आप इंटरवीन करें। क्या आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी इससे ज्यादा कुछ हो सकती है? अभी मैं टीवी पे सुन रहा हूं कि अभी सोच रहे हैं कि किस तरीके से इजलास को मुलतवी किया जा सके फर्दर। भाई ये 1973 का आईन है,
इसके तहत तुमने चलना है, इसके तहत तुमने कसम खाई है। ये सारी चीजें सोचना भी आर्टिकल 6 का मुर्तकिब आपको पाएगी, इसलिए कि आइन के अंदर जो चीजें लिखी हैं कि जी 3 से 7 दिन में वोटिंग करानी है, 7वां दिन कल पूरा हो रहा है, कल वोटिंग होनी है। वजीर आजम अपनी तकरीर में या पता नहीं इंटरव्यू में कह चुके हैं, पता नहीं कहाँ वो आते हैं कि जी इतवार को होगी वोटिंग, और फिर अब बात हो रही है। तो मैं सबको वार्न करना चाहता हूं कि इस मुल्क से ना खेलें, इस मुल्क की सलामती से ना खेलें, आइन से ना खेलें। इमरान खान, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारा खेल उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे अपने इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी और 2 जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो तुम्हें पहले सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा वो नंबर 179 कहलाता था, अब 179 में से 7 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के निकाल दें, 170 कितने रह गया 2। अब 4 बाप पार्टी की वजह से तो 5 है, एक ने शायद कहा कि मैं वोट नहीं करूंगी, एक खातून ने, निकाल दें, रह गया 168। 2 और इंडिपेंडेंट निकाल दें जो ओपनली ऐलान कर चुके हैं और उन पर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। 166। तो तुम तो अपनी अक्सरियत खो चुके हो। मैं तो सदर पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि उसी दिन उन्होंने उसको बुला के और कहना चाहिए था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तुम। आइन ये कहता है, आर्टिकल 91(7) है कि सदर अगर महसूस करें कि वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुका है तो उसे कहेंगे आओ असेंबली में और अपनी अक्सरियत दिखाओ। सदर पाकिस्तान भी अपना फर्ज, आईनी फर्ज नहीं निभा रहे। चले, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, कल इंशाअल्लाह ताला उस पर वोटिंग है। इंशाअल्लाह ताला कल वोटिंग में साफ जाहिर हो जाएगा कि 172 जो नंबर 1 है उससे बहुत ज़्यादा लोग इस तहरीक की हिमायत करेंगे। और इसके साथ साथ मैं 1-2 चीज़ें मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, इस मुल्क के हर शख्स से, इंडिविजुअल से, इदारों से, पार्लियामेंट से, जुडिशरी से कि जी इस आइन पे अमल करने का आप सब ने हलफ उठाया हुआ है। सिर्फ इस आइन को देखें। और यह आइन अभी भी मैंने नहीं सुनी, एक पता नहीं अजीब अजीब खबरें सुनने को मिलती हैं। कल तक तो था कि भाई वजीर आजम अगर चले जाते हैं, अब तो उन्होंने मान लिया है, वो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बता भी दिया कि उनकी अगली नौकरी आपकी नौकरियों पे उनकी नज़र है। मेरे ख्याल है वो तो उन्हें कोई नहीं बनाएगा, शायद रिपोर्टर जिन्हें वो बन जाए वो कोई नहीं करेगा। अब वो आपकी मीडिया आपकी नौकरियों पे नज़र है उसकी, हर जगह से फेल होके। अच्छा, वो कहता, कल तक तो कह रहा था, कल मैंने खुद सुना कि जी सदर की मर्जी है, महीना लगा दे, मतलब हार तो हम चुके हैं, महीना लगा दे। आज फिर मैंने सुना, फिर उसको इत्तेफाक हुआ, उस वक्त टीवी के आगे बैठा था, कहते 8-10 दिन भी लग सकते हैं, तब तक तो वजीर आजम है। मैं ये कैटेगोरिकली कहता हूं और ये मैं चैलेंज करता हूं कि कल इंशाअल्लाह ताला जैसे ही तहरीक अदम इत्माद कामयाब होगी, हमारा आइन और उसका आर्टिकल 95(4) कहता है, और मैं पढ़ना चाहता हूं उसको, ये जिक्र करता है, 95 आर्टिकल है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, और इसका 95(4) कहता है ये रेजोल्यूशन जमा होगी और फिर इसका एंड क्या होगा, इफ द रेजोल्यूशन रिफर्ड टू इन क्लॉज 1 इज पास्ड, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन कामयाब हो जाती है बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, और वो नंबर है 172, द प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। ये बड़ा क्लियर है आइन में, आइन से बड़ा सदर नहीं है पाकिस्तान। वो 94 का भी मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, जिसकी वो कोट करें, द प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। लव शैल है और सीज टू होल्ड ऑफिस है, खत्म। जिस वक्त 172 मेंबरान ने कह दिया, उससे ज्यादा मेंबरान ने कह दिया कि अब
हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए और रेजोल्यूशन की सपोर्ट की और वो पास हो गई, उसी मोमेंट पे किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आइन में लिखा है, किसी सदर को कहने की जरूरत नहीं, ही सेड सीज टू होल्ड ऑफिस। ये जो आर्टिकल 94 को कोट कर रहे हैं, 95 से पहले आता है 94, और वो इसलिए है कि उस प्राइम मिनिस्टर को खुद भी रिजाइन कर सकता है। बुजदार साहब ने रिजाइन किया है अभी एज चीफ मिनिस्टर, सही किया है गलत किया है उसको तो छोड़ दें, उस पर मैं नहीं चाहता कि करना किसको चाहिए था। अगर वजीर आजम खुद रिजाइन करता है तो उसके बाद लिखा हुआ है जो 94 है, और मैं पढ़ देता हूं, द प्रेसिडेंट में आज द प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते हैं आरिफ अलवी साहब के पास, कहते हैं ये जी मेरी रेजिग्नेशन में रिजाइन करता हूं, तो द प्रेसिडेंट में आज द प्राइम मिनिस्टर में आज हु द प्राइम मिनिस्टर टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। किसको कहेगा? वजीर आजम को। भाई वजीर आजम तो सीज कर चुके अपनी ऑफिस, 94 कैसे अप्लाई करेगा वो? ये बहुत क्लियर है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने बहरान पैदा करने, किसी इदारे ने भी करने, तो कानून और आइन के खिलाफ चले जाए, उससे मुनारफ हो जाए, बहरान पैदा हो जाएगा। इस कोई बहरान नहीं पैदा करना है तो आइन को, अभी भी इन लोगों ने वो 63A की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो सब जुडिस है मामला, इसलिए उस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब जैसे ही इंशाअल्लाह ताला कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, उसकी रेजोल्यूशन कामयाब हो जाती है, उसी मोमेंट पे ही विल सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड somebody who is not the prime minister of Pakistan cannot be asked to continue in the office। सदर का ये इख्तियार तो नहीं कि रास्ते से किसी को भी चल के, इसलिए उसके बाद ये रास्ता चलते हुआ एक MNA होगा। सदर का इख्तियार नहीं कि किसी भी MNA को बना दे प्राइम मिनिस्टर। सदर को उस वक्त, उसी वक्त नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना होगा। अब ये कहते हैं ना कि भाई कैसे हो सकता है मुल्क प्राइम मिनिस्टर के बगैर चले कुछ मिनटों के लिए भी। अल्लाह ना करे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर वफात पा जाता है अपने ऑफिस में, तो क्या मुल्क खत्म हो जाएगा? मुल्क बंद हो जाएगा? एक्चुअली तो सियासी वफात पा गया ना वो, जब उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया और वो हार गया। तो सदर पाकिस्तान को उसी वक्त नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना होगा, और जो तरीक़ेकार दिया हुआ है, और वो भी सारा आइन में दिया हुआ है, रूल्स में दिया हुआ है कि किसी वक्त भी वेकेंट होती है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, तो सदर इजलास बुलाएगा और सदर साहब वहाँ पे नॉमिनेशंस फाइल होंगे, और जो शख्स 172 से ज़्यादा वोट लेगा, 172 या उससे ज़्यादा वोट लेगा, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाएगा। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मुल्क मज़ीद इन बहरानों का मुतहम्मिल नहीं है। ये पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में हुआ। इससे पहले जब भी वज़ीर, कहते हैं ना जी किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, ये एक यूनिक चीज़ हिस्ट्री पे हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। इससे पहले जब भी हुआ है, मैं पिछले 2-3 वज़ीर आज़म की बात बता देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको हटाया तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1 मिनट की सज़ा दी थी, और उस 1 मिनट की सज़ा पे अदालत ने कहा कि जी अब ये डिस्क्वालीफाई हो गए इसलिए कि ये सज़ा याफ्ता है। मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जाता कि वो बता देता हूँ। उनको सज़ा मिली थी कि उन्होंने ख़त नहीं लिखा, और ख़त किसके खिलाफ लिखना था? सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कह रहे थे कि क्रिमिनल चार्ज पे ख़त लिखे, और आईन ही कहता है, आर्टिकल 248 है कि जी सदर जब वो दफ्तर में होते हैं उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकती। वो आइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कुछ और समझा तो कोर्ट की मदद से हटाया गया। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको भी पता नहीं, कहते हैं अकामा नहीं था या पता नहीं अकामा नहीं था, और अकामा था और उनको तनख्वाह लेनी थी और उन्होंने अपने एसेट्स में शो नहीं की, कोर्ट ने हटाया। उससे पहले जब भी हुआ 158(2) भी एक आमिर ने डाली थी शिक, उसको इस्तेमाल करते थे, या मार्शल लॉ आ जाता था। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस,
एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए वज़ीर आज़म चेंज हो रहा है। हमें तो अब इस मैच्योरिटी जो सिस्टम में आई है उस पर खुश होना चाहिए कि जी हाँ, ये भी हो सकता है। लोग जैसे ये भी कर रहे हैं कि दावतें दे रहे हैं बैठे हुए, ये एस्टैब्लिशमेंट आए और कोई अब कुछ और करे, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि ये मैच्योरिटी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में आ गई है कि हम आइन को फॉलो करते हुए एक शख्स जिसको मेजॉरिटी पसंद नहीं कर रही उसको हम हटा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ज़रूर एक चीज़ का जिक्र करूँगा, आपके सवालात भी लूँगा, लेकिन एक चीज़ का और जिक्र करना चाहता हूँ कि जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था सिंध हाउस इस्लामाबाद में, हमने उसके ख़िलाफ़ थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि एक टेररिस्ट एक्ट था। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं वो जब भी देखता हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से एक ऐसी कैफियत आ जाती है जब सिंध गवर्नमेंट के मोनोग्राम पे लाते मारी जा रही थी। बात करूं और एक बार फिर आपके सवालात लेने से पहले मैं ये चाहूँगा कि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज एक इकाई की तरफ से जाए। इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है, बातें तो बहुत हुई सिंध में, कभी गवर्नर राज लगता था, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बनते थे, कभी क्या होता था, कभी क्या होता था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुस्तहकम रही है सूबा सिंध में। पंजाब की जो इस वक्त हालत है, बलूचिस्तान में एक हुकूमत बदल चुकी है और अभी पता नहीं क्या आगे होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का भी सुन रहे हैं कि उधर मसले मसाइल है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही इकाई है जो मजीद मजबूत हुई है, उसका मैं आपको व्यू देना चाह रहा हूं एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। हर एक को देना चाह रहा हूं कि आप आइन पे अमल करें। ये इस किस्म के बयानात जो आपको गद्दारी का मुर्तकिब ठहराते हैं, उन बयानात के ऊपर वो ऐसे बयानात ना दें। आप आइन के मुताबिक इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकाबला करें। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हार, अब तो मैंने बताया ना, उनका जो सबसे ज़्यादा बोलने वाला वफाकी वज़ीर है वो भी कह चुका है कि मैं नौकरी दूसरी ढूंढ रहा हूँ, बल्कि ढूंढ ली है उसने, उसको पहले ही पता था, नौकरी भी ढूंढ ली है। और उसने वजह भी बता दी है कि पता नहीं किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में जब मैं जिक्र करता हूँ तो हुकूमत चली जाती है। अब जब तुझे पता है दैट मीन्स तू हुकूमत गिराना चाहता था। ये सारा मुझे तो इमरान खान को कहना चाहिए। और इमरान खान को मैं बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने एक दिन कहा था और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर का सबॉर्डिनेट नहीं हूँ, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर है। वैसे तो अपनी मेजॉरिटी खो चुका। मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने अंदर के लोगों में ढूंढे कि किसने उसको इस हाल तक पहुंचाया। वैसे इमरान खान को ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग आदमी खुद है, लेकिन ज़रूर ढूंढे कि ऐसे लोग जिन्होंने पता नहीं अजीब व गरीब आज भी उसको एडवाइस दिए चले जा रहे हैं, उनको ढूंढे। और वादे एक बार फिर मेरी यही राय हर एक के लिए कि इस मुल्क के आइन को फॉलो करें। आइन का क्लॉज 90 सेक्शन जो आर्टिकल 94 सब सेक्शन 4 मैंने आपको क्लियरली बताया कि जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा, इमरान खान विल सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और 94 लग ही नहीं सकता, इसलिए 94 प्राइम मिनिस्टर के लिए है कि सदर प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कंटिन्यू करो जब तक उसका दूसरा बंदा है। असेंबली को सदर ओवर रूल नहीं कर सकता किसी भी हालत में। हाँ, उसकी अपनी रेजिग्नेशन को ऐसा मैं तुम्हारी रेजिग्नेशन इस कंडीशन से मानता हूं कि जब तक अगला बंदा आए तब तक तुम कंटिन्यू करो। और ये जो लोगों का कहना है कि जी मुल्क प्राइम मिनिस्टर के बगैर कैसे चल सकता है, खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर फौत हो जाए, वो तो अल्लाह ताला के ऊपर है, किसी वक्त किसी की भी जान जा सकती है। तो क्या मुल्क ख़त्म हो जाएगा या आइन ख़त्म हो जाएगा? आप लोग कैसे लोग हो यार? आइन में हर चीज़ का जवाब है। अगर आप उसको क्लीनली प्लेनली पढ़ें, उसके अंदर मायने निकालने शुरू करें अपनी मर्जी के, तो वो फिर आर्टिकल 6 से मुर्तकिब आप हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सवाल का जवाब दे दूं,
ये तो बात बहुत पहले से इन्होंने पहले शुरू किया कि जी 27 तारीख, इसलिए कि वो नंबर दिन गिन रहे थे ना, अगर आइन के मुताबिक जाते तो 28 मार्च आखिरी दिन था जिस दिन इस पे वोटिंग होनी थी। तो इन्होंने 27 का जलसा अनाउंस किया कि एक दिन पहले हम बड़ा जलसा करेंगे और सब बंद कर देंगे और देखें कौन आता है। अजीब व गरीब लफ्ज़ कहे गए, आपको इधर से गुजरना पड़ेगा, ये वॉक ऑफ शेम होगी, क्या क्या बातें की गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने लिया इसका नोटिस तो उधर जाके उनके अटर्नी जनरल पोस्ट हो गए, नहीं जी किसी को नहीं रोका जाएगा, कुछ नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये होता है एक जो अपने सेंसेस खो चुका आता है ना लोग, उनका हवास बाख्ता हो जाना होता है कि ये हो गया हवास बाख्ता कि अब एक भाई तुम्हें कई बार कहा 1 लाख नहीं, 1 लाख बहुत होते, 172 चाहिए, लेकिन वो एमएनए चाहिए। अभी इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, सब कुछ जो सोशल मीडिया पे बड़े फेवर में इमरान खान के ट्वीट्स आते हैं और बातें होती है, जो जिसको खोलो तो कोई अमेरिकन नेशनल होता है, कोई ब्रिटिश नेशनल होता है, कोई कनेडियन नेशनल होता है जो ट्वीट्स कर रहे हैं। तो मेरे तो यही है कि इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुझे बहुत कदर है उनकी, मैं खुद बाहर रह चुका हूँ, लेकिन बाहर रह के जो इस मुल्क के साथ जुल्म वो कर रहे हैं उनको ज़रा सोचे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कुछ लोगों का वज़ीर आज़म रह गया है इस मुल्क में। मेजॉरिटी क्या, बहुत कम लोग हैं जो शायद इमरान खान को अभी भी सपोर्ट कर रहे हो। इलेक्शन होंगे, पता चल जाएगा जब भी इलेक्शन हुए। तो इसका जवाब तो ये कि इनके हवास बाख्ता हो गए और ये लोग जमा करें कुछ भी करें, इनको 172 बंदा चाहिए। बाकी ये कहानियाँ हैं और बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं पश्तो समझता नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या कहा, लेकिन मैंने वो सुनी और लोगों के उसकी ट्रांसलेशन सुनी है। फिर मैंने 2 और लोगों की ऐसे आई हैं सुनी। बड़ी अफसोस की बात है कि इस हद तक आप गिर जाएं। कल इधर एक मार्च, मुझे वो पुलिस से बड़ी रिपोर्ट्स आई कि जी पीटीआई का मार्च चल रहा है और पता नहीं रैली होगी और फलाना होगा ढिमकाना होगा। मैंने 2 डायरेक्शंस दी एज चीफ मिनिस्टर, पुलिस को, इंतज़ामिया को। मैंने कहा इनको फुल प्रोटेक्शन दें आप, कि ये कहीं पे भी, ये नहीं खुदा न खास्ता कोई इनके साथ कुछ कर दे, किसी जगह से गुजरे। मैंने कहा फुल प्रोटेक्शन दें और इस सूबे के लोगों को भी इनसे फुल प्रोटेक्शन दें। ये लफ्ज़ थे मेरे। हमारा ये काम है, इंतज़ामिया का काम है, मेरा एज चीफ मिनिस्टर काम था। उनका आईनी हक है, अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं करें, लेकिन मेरे ख्याल है कोई 100, 150, 200 लोग थे, जितने भी थे, इतने वो जमा हुए और वो घूमे फिरे। उन्होंने अपने हस्बे मामूल जो बातें 24 घंटे, आप आजकल टेलीविज़न का एक मीडियम सबको मिल गया है, उसमें जो करते हैं वो उन्होंने की और वापस घर चले गए। तो यही उधर होगा और इनको 172 बंदा चाहिए जो इनके पास नहीं है, जो कि क्लियर हो चुका है, तभी ये लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। और मैंने तो पहले कहा था ना, जब इमरान खान कह रहा था मैं 10 लाख जमा करूंगा बंदे, तो मैंने कहा मसला ही नहीं है यार, ये तो कम बता दिए। इसने अगर अपने वादे पूरे किए हैं सारे, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के आया है, 1 करोड़ नौकरी दी है, वो 1 करोड़ बंदा तो आएगा ना यार। 50 लाख घर दिए हैं इसने, एक घर में 6 लोग रहते हैं, 3 करोड़ हो गए, 4 करोड़ की बात करें यार। 10 लाख करके अपने क्यों वक्त। इमरान खान को मानूंगा तो करूंगा ना। आप मानते हैं क्या ये चीज़? मेरे ख्याल है इधर वोट करा लेते हैं कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं, उसी से आया हो जाएगा। खैर ये चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने जो पहले कहा, इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने की खातिर, यानी क्या कहता है, जो हत में एतमाद नहीं करेगा वो कदार होगा। ये वही था ना एक ज़माने में, जो मुझे वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। ये वही बात है, ये आमराना सोच वही है। ये एक कुर्सी बचाने के लिए अपनी, आप पूरे मुल्क को, मैं ये बताएं, अभी जो उसके बारे में बातें सामने आ रही हैं ना, पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई ना जब मैंने तकरीर सुनी, उन्होंने एक जेब से ख़त निकाला और उसको लहराया कि ये एक फ़ॉरेन कंट्री ने मुझे ख़त लिखा है और मैं इस ख़त को बता नहीं सकता इसलिए कि हमारी रिलेशनशिप ख़राब होगी, और फिर वापस रख दिया। और मैंने कहा जिसने ख़त लिखा, अगर लिखा है उसको तो पता चल गया
कि तूने उठा के तो लहरा दिया ये खत, तो रिलेशनशिप तो खराब हो गई ना। अब इतनी अकल के अंधे को ये समझाएं कि एक चीज अगर मैंने इसलिए नहीं बतानी कि उससे हमारे मुल्क की, अब मुल्क की रिलेशनशिप उसने खराब कर दी। पहले वो खत लहरा के पहली बार उधर ही पता चल गया कोई गड़बड़ है, फिर पता चला खत तो था नहीं, सिरे से खत नहीं था। जो सुनने में आ रहा है, मैंने नहीं देखा या मुझे नहीं पता, जो मैं हुई मीडिया से और इनके अपने लोग जो बताते हैं उनसे, कि जी एक मुरासला जो एक एम्बेसडर ने लिखा था किसी मीटिंग का, कि जी मेरी मुलाकात फलाने आदमी से और ये बातें डिस्कस हुई। अब आप ये बताएं कितना ज़्यादा इस शख्स ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कोई भी फॉरेन कंट्री अब आपसे खुल के बात नहीं करेगी, आपके लोगों से जो उनका व्यू है, और कोई भी एम्बेसडर आपका अब आपको बताएगा नहीं क्या बात हुई है, इसलिए कि कल को वो खुद फंसेगा। कितना इस शख्स ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को नुकसान में डाला है। मैं तकरीबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हर मीटिंग में, और मेरे और मुर्तज़ा को मिला के तो हर मीटिंग में, इसलिए कुछ ऐसी मीटिंग थी जिसमें मैं नहीं था और मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे थे, हर मीटिंग में वो किसी वक्त भी उन्होंने इंतज़ामी यूनिट्स सिंध के अंदर की बात नहीं की है, हमसे नहीं की है, और ना ही किसी जगह पे हम रहे। एक और डॉक्यूमेंट ज़रूर नज़र से गुजरा है, लेकिन वो इंतज़ामी यूनिट्स फिर मैंने खुद मालूम किया मुस्लिम लीग नवाज से कि भाई ये क्या मसला है। उन्होंने कहा ये आइन कहता है इंतज़ामी यूनिट बन सकते हैं, सदन पंजाब में बन रहा है, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग कह रहे हैं कि 2 इंतज़ामी यूनिट बनाओ, बलूचिस्तान वाले भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान वाले नहीं मान रहे। तो हमारा कतई कोई ऐसी बात नहीं है, आइन में इसके जिक्र है, तो हम आइन से तो इनराफ नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस मैं कह रहा हूँ सिंध के अंदर कभी भी पूरी नहीं होंगी। उधर फुल स्टॉप, बात खत्म हो जाती है। दूसरा आपका सवाल था कि जी खतरनाक हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने तो इनसे कहा है, मैं ये पहले कहा था, उस दिन कहा था मैं जाने के बाद और खतरनाक हो जाऊंगा। मैंने कहा 2 हफ्ते हैं, जितना खतरनाक होना है अभी हो जाओ। मतलब क्या हो जाएंगे यार खतरनाक होके, मुझे नहीं, क्या समझ नहीं आ रही। खतरनाक हो जाऊंगा, देख के डर जाएंगे लोग, मतलब क्या हो जाएंगे उनको। अल्लाह कहते हैं कि बड़े हैंडसम है, तो वो हैंडसम ही रहे, खतरनाक ना हो। मैं कहा वो है ना, वो आपने पुरानी अंग्रेजी फिल्म है ना, गुड द बैड द अगली, तो गुड पहले कहते थे, बैड हो गए, अगली ना हो। ठीक है, तो ये हवाई ये गीडर भपकी है, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। आपने 3.5 साल में क्या नहीं किया। सदर आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला, फरियाल टालपुर साहिबा को जेल में डाला, खुर्शीद शाह साहब जेल में गए, हम सब के ऊपर मुकदमे बनवाए या इंक्वायरियां करवाई, मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को जेल में डाला। क्या खतरनाक हुए आप यार, कि आपसे तो कोई नहीं डरा, क्या खतरनाक हो जाएंगे। ये इसकी मैं फिर कहता हूं कि अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, हो जाओ खतरनाक जितना होना है। हुक्मा उस वफाकी वजीर पे कराए जो इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा है, और मेरा ख्याल है ये इस मुल्क की हिस्ट्री का, मुझे नहीं पता नोटिफाई हो गए कि नहीं हो गए, अभी वो क्लेम कर रहे हैं, मैंने नोटिफिकेशन देखी नहीं है। नोटिफिकेशन जब वफाकी वजीर होता है ना कोई, तो उसकी कॉपी मेरे पास भी आती है, हुकूमत सिंध को आती है कॉपी ना, ये फलाना वफा, अभी तक नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं है। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉ मिनिस्टर इस मुल्क की हिस्ट्री का सबसे शॉर्ट लिव्ड लॉ मिनिस्टर होगा ये इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अगर उसने कुछ वाकई हो गया लॉ मिनिस्टर, मुझे अभी इत्तला नहीं है, मुझे टीवी से पता चला, वो खुद कह रहा है कि मैं लॉ मिनिस्टर हो गया हूँ। नोटिफिकेशन अभी तक हुकूमत सिंध को नहीं आया, अगर वो कराची आएगा अभी तो मैं उसको लॉ मिनिस्टर नहीं मानूंगा जब तक मैं नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा। हाँ, वो पता नहीं क्या है, किस चीज़ का मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर है, तो वो उधर तक ही रहेगा मेरे लिए। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले तो गद्दारी का मुहकमा उन वज़रा पे डाले जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दावत दी है सो कॉल्ड, या जिसने इस मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाला है, पहले झूठ बोल के कि ख़त मुझे किसी फॉरेन कंट्री ने लिखा है, और फिर उस ख़त को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल, या उस मुरासले को, पता नहीं क्या ख़त तो नहीं हुआ ना, मुरासले को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर डाले। बाकी
ये हवाई बातें करना मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे मुझे बड़ी हैरत है। 8 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, 7 तारीख को उससे एक दिन पहले ये मुरासला आ जाता है, 22-23 दिन पता नहीं कितने दिन वो मुरासला, 27 तारीख तक खामोश था ना, 20-21 दिन वो मुरासला बिल्कुल खामोश रहता है, ख़त था या मुरासला था। उससे पहले सब मुहब्बे वतन थे। मतलब अगर आप समझ रहे थे कि ये एक बैरूनी साजिश है, जो कि बिल्कुल नहीं है, ये इस मुल्क के लोगों की आवाज़ है, तो आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से क्यों बातचीत कर रहे थे जो इस बैरूनी साजिश में इन्वॉल्व थे, शरीक थे? हमसे तो करते नहीं है। आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी से क्यों मिल रहे थे जब वो उनको उनसे पूछ लें कि ये 7 तारीख से 27 तारीख तक इन्होंने बताया कभी कि भाई ये तो बड़ी, उनके वफाकी वज़रा हैं, उनको बताया कभी कि ये तो बड़ी मसला हो गया, बैरूनी साजिश हो गई, ये एक बड़ी ख़तरनाक साजिश हो गई, आप लोग होशियार रहें? तो ये बड़ा क्लियर है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और इस मुल्क के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट है। कुर्बानी की बात नहीं, इस मुल्क की खातिर करें। इमरान खान को इस मुल्क के लिए ख़तरा साबित हो गया पूरे पिछले 3.5 साल में, और ख़ास तौर पे सिंध जिसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की है इसने। और मैं कई बार कह चुका हूँ, इमरान खान को सामने कह चुका हूँ कि डेवलपमेंट के अंदर, हमारे शेयर्स के अंदर सिंध के साथ हर वक्त नाइंसाफ़ी की है, तो हम तो बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं सिंध के लोग इस चीज़ के, इमरान खान के हटने की वजह से। इंशाअल्लाह ताला जब हट जाएगा ये कल, तो पहली बात तो ये हो गई कि कोई कुर्बानी नहीं। और नेशनल असेंबली में अक्सरियती जमात नून लीग है तो उनका हक बनता है, ये तो हमने हमेशा किसी का। दूसरी बात ये, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अभी नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने बातों में भी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि अभी नहीं, पहले भी उन्होंने सेनेट इलेक्शन जब हो रहे थे उस वक्त भी नून लीग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कहा था कि आप हमारे साथ मिले, आप वोट दें ना दें वो बात नहीं है, लेकिन जो नाइंसाफ़ी इस सूबे के साथ हो रही है उसमें आप हमारा साथ दें। तो ये तो बड़ी खुशाइंद इस तरीके से बात है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने भी पास्ट में भी, आप कहेंगे जी पहले भी एग्रीमेंट्स हुई हैं, पहले भी बातचीत हुई है, हमने भी अपने पिछली बातों से सीखा है, और मुझे उम्मीद है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी, हम दो अपनी जो पहले गलतियाँ कर चुके हैं दोनों, उनसे सीखेंगे और आगे इस सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्या होगा, कितने दिन बाद इलेक्शन होंगे, ये सारा मुत्तहिदा अपोजिशन में, मेरा इसमें एज सच कोई रोल नहीं है। मुत्तहिदा अपोजिशन है, वो ये फैसला करेगी कि किस, और ये शहबाज शरीफ साहब भी, इसलिए कि इंशाअल्लाह ताला मुतफ़िका कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि ये फैसले मैं, और मीडिया इंटरव्यूज़ मैंने देखा है, मैं अकेला नहीं कर सकता, मैंने पूरी जॉइंट अपोजिशन को साथ ले जाना होगा, तो जॉइंट अपोजिशन जैसे फैसला करेगी वैसे होगा इंशाल्लाह। उसके अंदर बड़ा क्लियरली जो नुकात हैं वो सारे तो आपके सामने होंगे, जो आपने देखा होगा। हमारी यही कोशिश है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, और हमारी और उनकी भी, हमने साथ मिलके फैसला किया कि इस पूरे सूबे में हम इकट्ठे चलें। और लोकल गवर्नमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लोकल गवर्नमेंट्स के तो इलेक्शंस अब सर पे हैं, तो कोई जो है इलेक्शंस जैसे ही अनाउंस होंगे तो फिर तो सारे इलेक्शन मोड में चले जाएंगे, तो कोई इतना बड़ा गैप है नहीं जिसके ऊपर आदमी लोग सोचे। और दूसरी मैंने बात की, आपने, किसी ने कहा था कि हुकूमत में हिस्सेदारी, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर है कि अगर वो हुकूमत में शामिल होना चाहे तो फिर वो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। हमने उसमें कुछ कमिटीज़ का भी जिक्र है उस मुआहदे के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और हम दोनों को बड़ा सख्त तशवीश थी जो जाली डोमिसाइल बने, पूरे सिंध के अंदर बने, उसके लिए हमने कहा लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस। जॉब्स के ऊपर थोड़ी सी तशवीश थी, हमने कहा चलें रूरल अर्बन या कोटा है उसको मेंटेन करने के लिए हम देखेंगे कि वो रूरल अर्बन कोटा प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई। तो इस तरीके से इन चीज़ों के लिए, और आगे भी जो भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला ये वर्किंग रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगी। और एक जो, और देखिए किसी वो करने की एक मिसट्रस्ट पहले का रहा है, और उसी वजह से आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं।
लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम दोनों ने अपनी गलतियों से इंशाल्लाह ताला सीखा होगा और हम बेहतरी की तरफ आगे जाएंगे। गिलानी साहब वाले केस में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मुर्तज़ा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, हम उसके रिव्यू में गए थे, कानूनी तौर पे रिव्यू में गए थे, और जिस दिन रिव्यू का फ़ैसला आया मैं ख़ुद उस वक्त मौजूद था प्रेसिडेंट हाउस में। हम उधर बैठे थे, मीटिंग एक चल रही थी और मीटिंग के दौरान फ़ैसला आया, हमें पता चला कि वो मीटिंग चल रही थी कि आगे क्या करना है, उधर फ़ैसला रिव्यू का आया कि जी फ़ैसला रिव्यू का हमारे ख़िलाफ़ आया। उसी वक्त गिलानी साहब ने कहा कि सदर साहब को कि अब मैं नहीं रहा वज़ीर आज़म, मीटिंग ख़त्म कर दें। और जब गिलानी साहब वहाँ से उतरे तो उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि अपनी गाड़ी से कहा झंडे उतार दो। ये होता है कहा, तो हम रिव्यू में थे इस वजह से था। दूसरा, मैं नाजिम जोखियो केस के अंदर बड़ा क्लियरली आपको कह दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी एक वफाकी वज़ीर के ऊपर भी मर्डर चार्जेस हैं। यहाँ पे जैसे ही ये वाक़या हुआ था, बहुत नाखुश नहीं होना चाहिए था, कंडेम करता हूँ इस वाक़े को, किसी इंसान की जान ले लेना गलत है। जो फैमिली थी उन लोगों ने, हमारे एमपी हैं, उनका नाम दिया और उन्होंने सरेंडर किया कि कोर्ट थाने में। उसके कुछ दिनों बाद इसको पॉलिटिसाइज किया गया, नहीं जी जाम करीम एमएनए का भी नाम है, जाम करीम। उसके आप ये देखें कि जो फैमिली ने कहा कि हमें इंक्वायरी ऑफिसर चेंज करके फलाना फलाना इंक्वायरी ऑफिसर दे, सिंध हुकूमत ने वो इंक्वायरी ऑफिसर लगाया। ऐसे होता नहीं है, दोनों पार्टियों को, दोनों जो पार्टीज़ होती हैं उनको बराबर का मौका देना चाहिए। उनकी मर्ज़ी पे ये सिंध हुकूमत ने किया। एमपी अभी तक जेल में है, ठीक है जी। याम करीम चले गए थे मुल्क से बाहर, जो हमें पता चला था। उन्होंने कोर्ट से बेल ली और कोर्ट से बेल लेने के बाद वो आके सरेंडर हुए यहाँ। और उस दिन ज़रूर हमारे कुछ लोग जो थे वो उनके साथ थे, और उसकी वजह मैं बताता हूँ। बातें क्या हो रही थी, वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि जी मैं इसको अरेस्ट करूँगा, ये पहुँचेगा, FIA अरेस्ट करेगी। वो भाई कोर्ट की कंटेम्प्ट में तुम जा रहे हो, ऐसा माहौल पैदा कर दिया। फिर मीडिया पे शुरू हुए। अगेन जाम करीम जो करता है वो, उसको भी हक है कि वो अपने लिए इंसाफ कोर्ट से मांगे, और सिर्फ कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन ना हो इस वजह से वज़रा गए थे कि जी खुदा न खास्ता FIA, इसलिए कि हम डर रहे हैं जो इस हुकूमत ने, ये है ना जो हमारे साथ सिंध हाउस में हुआ, कि ये क्लियरली में हमारी दरख्वास्त के अंदर है कि पुलिस को बता रहे हैं भाई ये लोग जमा हो रहे हैं, कहते नहीं कोई नहीं जमा हो रहा। तो कोई ऐसी अनप्लेजेंट वाक़या हमारे सूबे के अंदर हो जाए, उसको फेस करने के लिए, उसको अवर्ट करने के लिए हमने कहा कि उधर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो ये अनप्लेजेंट सिचुएशन को अवर्ट कर सके। सिर्फ इस हद तक है। जज साहब के आप बेल उनको दी, मेरे ख्याल है अब क्या है 11 तारीख तक, 11 तारीख तक उनको बेल दी है। क्या मैंने दी है? जज ने दी, कोर्ट ने दी है, हक है उनको। मैं ये फैसला नहीं कर सकता बैठा हो कि कौन, और मीडिया कर सकती है शायद, मैं बहुत ही एहतराम के साथ, कि जी फलाना कातिल है और फलाना कातिल नहीं है। ये कोर्ट ने फैसला करना है। हमने एज फार एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, जो कंप्लेनेंट हैं उनकी मर्जी पे इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। हर तरीके से मैं पहले दिन उनके पास पहुंचा था। हम हमारे सारे कुछ लोग, मेरा ये ख्याल है कि इसको पॉलिटिसाइज करके उनका केस भी उन्होंने ख़राब, अब वो खुद कहते हैं, मैंने जो सुना है कि जी हमारा केस ख़राब करने की कोशिश की गई है। मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि वफाक में, नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बली पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी जो इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन है दोनों जगहों पे, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ट्रेजरी हो जाएगी वो, उसमें सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और उनको हक पहुंचता है कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद करें। ये तो उन्होंने ख़ुद कहा था, कल मैंने सुना था, मैं नहीं मौजूद था, उन्होंने कहा कि जी हम ये कंबाइंड अपोजिशन के साथ मिल के फ़ैसला करेंगे। मैं यही समझता हूँ कि
हमारी लीडरशिप ने यही कहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यही कहा होगा कि जी आप बड़ी पार्टी हैं, आपको हम गाइड नहीं करेंगे कि फलाना ये पीटीआई जैसे लोग तो कर सकते हैं कि किसी और को कहें कि हम आपसे नहीं कह सकते कि आपका लीडर ये होना चाहिए या बी होना चाहिए। फैसला उनका है और उनके फैसले पे अगर हम मुत्तहिदा अपोजिशन में तो हम चलेंगे।